जय श्री राम बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा सा लेट हो चुके हैं अपन, माना कि एसएसटी क्लासेस बहुत दिनों से आई नहीं है, पर अब रेगुलर रहेगी। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 10th क्लास की ज्योग्राफी, जिसका पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। अब से आपके मैंने नोट शुरू कर दिए अपने व्हाट्सएप चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आना शुरू हो चुके हैं। तो जितना ज्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को ऐड करें और बाकी बच्चों तक इस चैनल को पहुंचाए। अब देखते हैं बच्चों कि संसाधन और विकास होता है क्या है। देखो, हमने जब बात की थी संसाधनों की, तो संसाधन का मतलब ही होता है वे सभी वस्तुएं जो हमारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। यानी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो सारी वस्तुएं जो हमारे आसपास है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रही है, वो क्या कहला रही है? संसाधन। और बात करें विकास की, तो हमने जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने क्लियर करा था कि विकास का मतलब क्या होता है? प्रगति है, उन्नति, यानी कि एक अवस्था से दूसरी बेहतर अवस्था में जाना, वही क्या होता है? विकास है। इसलिए हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे और अब शुरू करते हैं। कहते हैं हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त, बच्चों प्रयुक्त का मतलब होता है इस्तेमाल की जाती है, तथा जो तकनीकी रूप से क्या होती है? सुलभ होती है, आर्थिक रूप से संभाव्य होती है, सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होती है, और वो क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। यानी कि तकनीकी रूप से हमारे पास क्या होती है बच्चों? सुलभ होती है, यानी आसानी से मिल जाए। सांस्कृतिक रूप से भी क्या होती है? मान्य होती है। और आर्थिक रूप से यानी हम उसे खरीद सकते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। यानी हमारे डेली जीवन के ऊपर है, दैनिक लाइफ में जो भी हमारी चीजें वस्तुएं काम आ रही है, वो सब क्या है? संसाधन है। संसाधन निर्माण की प्रक्रिया। संसाधनों का निर्माण निम्नलिखित 3 कारकों के आपसी अंतर संबंध से होता है। जो संसाधनों का निर्माण होता है बच्चों, वो 3 क्रियाओं के आपसी अंतर संबंध से होता है। यानी 3 चीजें मिलकर के संसाधन का निर्माण करती है। होता क्या बच्चों? इकोनॉमिक्स में यानी अर्थशास्त्र में कहा जाता है कि एक अर्थव्यवस्था में जो मनुष्य होता है उसकी आवश्यकताएं असीमित होती है, परंतु जो संसाधन है धरती पर रिसोर्सेज है वो क्या है? सीमित है। यानी कि जैसे तुम्हारी इच्छा तो बहुत है कि ये खरीद ले वो खरीद ले, पर उसके लिए संसाधन क्या है? सीमित है। तो इसलिए कहते हैं ये 3 तरह के जो होते हैं बच्चे कारक होते हैं, उनसे मिलकर संसाधन। पहला है प्रकृति। प्राकृतिक पदार्थ प्रदान करती है कौन? प्रकृति। यानी कि पहला कंडीशन हो गई प्रकृति, जो कारक है वो क्या है? संसाधन के निर्माण के लिए, वो हो गई प्रकृति। दूसरा है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है बच्चों टेक्नोलॉजी, इन पदार्थों को उपयोगी रूप में परिवर्तित करती है। और तीसरा है संस्थाएं, संसाधनों के उपयोग, नियंत्रण और विकास में सहायता करती है। यानी कि प्रकृति, तकनीक और संस्थाएं मिलकर एक संसाधनों का निर्माण करती है। तो आप देख सकते हो प्रकृति से हमें कच्चा माल प्राप्त होता है, हम उसको टेक्नोलॉजी में जाके उसको बदलते हैं उपयोगी वस्तुओं में, और ये कौन करता है? संस्थाएं करती है। तो ये चक्कर एक तरह से घूमता रहता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मानव प्रकृति के साथ प्रौद्योगिकी का उपयोग कर आर्थिक विकास को गति देता है। और आपको चीज याद रखनी है कि मानव स्वयं सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संसाधन है। जो मानव है वो स्वयं एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संसाधन है। इसलिए कहा जाता है कि मानव ने ही अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण करना शुरू करा। आप इसको उतार ले, और ये आपको जो फाइल है, PDF फाइल है, भी हम अपने टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। चलो अब आगे देखते हैं कि संसाधनों को उनकी प्रकृति और उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। यानी उनको इस्तेमाल करने के आधार पर और उनकी जो नेचर है उनके आधार पर कितने भागों में बांटा? 4। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर जो जीवित है और निर्जीव है उसके आधार पर वस्तुओं को बांटा गया है, संसाधनों को बांटा गया है। साम्यता के आधार पर नवीकरण और अनवीकरण, यानी जिनको बदला जा सकता है और वो जो नहीं बदल सकते, उसके आधार पर बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर बच्चों क्या होते हैं? संसाधन व्यक्तिगत हो सकते हैं, सामुदायिक हो सकते हैं, राष्ट्रीय हो सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय हो सकते हैं। व्यक्तिगत मतलब जो किसी की पर्सनल चीज खरीदे हुई वो क्या होगा? व्यक्तिगत संसाधन होगा, जैसे कि कोई फोन, मकान, कुछ भी। सामुदायिक क्या हो सकता है? वो समाज के सभी क्षेत्रों, सभी लोगों के लिए काम आता है, जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं? सड़क, मैदान वगैरह। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बोल सकते हैं, जो देश की भी होती है, और अंतरराष्ट्रीय मतलब जैसे कि अंटार्कटिका वगैरह जहाँ पे शोध कार्य होते हैं, वो सब किसके? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर है। विकास के स्तर के आधार पर 4 होते हैं बच्चों: संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। ये आपको सिर्फ याद रखना है। कहते हैं संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से उत्पन्न समस्याएं, यानी कि जैसे जैसे इंसान ने प्रगति करी है वैसे वैसे संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना शुरू कर दिया है। उनको लगता है कि संसाधन बहुत ज्यादा है और ये पर्सनल चीज हो गई उनके लिए। अब जब वो उत्पन्न हो रही समस्याएं, वो क्या क्या हम जानेंगे।
पहले ये माना जाता था कि संसाधन प्रकृति की निःशुल्क देन है। इसी सोच के कारण मनुष्य ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया। इससे 3 बड़ी समस्याएं पैदा हो गई है। अब शुरुआत से ये माना जा रहा है कि जो संसाधन है वो प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, पर जब ये प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं तो मनुष्य ने इसका फायदा गलत तरीके से उठाया और इसका अंधाधुंध तरीके से क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। इससे 3 समस्या होगी। पहला, संसाधनों का ह्रास, यानी कि धरती पर संसाधनों की क्या हो गई है, कमी हो गई है। कुछ लालची व्यक्तियों और देशों की आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण संसाधनों का तेजी से दोहन हुआ, जिससे कई संसाधन समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लालची व्यक्तियों या कुछ देशों के कारण क्या संसाधन अब खत्म होने वाले हैं और ये बिल्कुल कगार पर है। अगर हम इनको आज नहीं बचाएंगे तो ये आने वाली पीढ़ी को प्राप्त नहीं होंगे। दूसरी समस्या क्या है, समाज का बंटवारा। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट गए हैं। संसाधनों का असमान वितरण होने के कारण समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया है, 2 भागों में बढ़ गया बच्चों। एक तो संसाधन संपन्न यानी कि अमीर, और एक संसाधन विहीन यानी कि गरीब। अब होता क्या है, अमीर लोगों के पास संसाधनों का स्वामित्व आ चुका है, क्यों, वो अमीर है, और गरीब उनसे वंचित हो चुके हैं। इसलिए अब समाज कितने भागों में बढ़ गया बच्चों, 2 भागों में। तीसरा है बच्चों समस्या, वैश्विक संकट। संसाधनों के अत्यधिक शोषण से कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे भूमंडलीय तापन, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि निम्नीकरण आदि। यानी कि इससे बहुत बड़ी समस्या है पर्यावरण को, जैसे कि ओजोन परत में छेद होने की समस्या, तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा तेज होने लग गई है आदि। इन समस्याओं से मानव जीवन और पृथ्वी का संतुलन खतरे में है। अगर आज हम संसाधनों को सही से बचाएंगे नहीं तो आने वाले समय पर धरती का विनाश तय है। अब इसको नोट कर ले अच्छे से। अब आगे देखते हैं संसाधनों का महत्व। कहते हैं मानव आवश्यकताओं की पूर्ति, भोजन, वस्त्र, आवास आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति संसाधनों से होती है। यानी संसाधनों का पहला महत्व क्या है, जो मनुष्य है उसकी जो बेसिक आवश्यकता है वो हमें कौन देता है, संसाधन यानी प्रकृति देती है। दूसरा है आर्थिक विकास में सहायक, कृषि, उद्योग और व्यापार के विकास के लिए संसाधन आवश्यक है। यानी कि जैसे जैसे मनुष्य ने अपना डेवलपमेंट किया, औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार किया, वैसे वैसे उसने संसाधन किससे प्राप्त किए, प्रकृति से प्राप्त किए, और उनका रूप और आकार बदलकर इनसे उपयोगी वस्तुएं बनाई। तीसरा, रोजगार के अवसर प्रदान करने, विभिन्न संसाधनों के उपयोग से रोजगार का सृजन होता है। चौथा है बच्चों जीवन स्तर में सुधार, संसाधनों के उचित उपयोग से लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। पांचवा, राष्ट्रीय विकास में योगदान, प्राकृतिक एवं मानव संसाधन किसी देश की प्रगति और समृद्धि का आधार होते हैं। यानी किसी भी देश में अगर प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है या मानव संसाधन ज्यादा है तो उस देश की प्रगति ज्यादा ही होगी। छठा है तकनीकी एवं औद्योगिक विकास, संसाधन नई तकनीकी और उद्योगों के विकास में सहायता करते हैं। तो आपको ये सिर्फ याद रखना है कि संसाधनों के महत्व क्या होते हैं। अब पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का ऐसा विकास जो पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए किया जाए, जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार से हो कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता ना हो। यही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि संसाधनों का प्रयोग ऐसे हो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली पीढ़ी का भी ध्यान में रखा जाए। जैसे कि आज हम जो संसाधन उपयोग कर रहे हैं उसको सही से उपयोग करें, उसका बचाव करें, जो आने वाली पीढ़ी वो भी उसका क्या कर सके, उपयोग कर सके। ये क्या कहलाता है बच्चों, सतत पोषणीय विकास। हमें संसाधनों के न्याय संगत बंटवारे की आवश्यकता क्यों है, यानी अगर जो भेद था 2 वर्गों में बटा था, अमीर और गरीब, अगर आज हम संसाधनों का सही बंटवारा करेंगे तो इसकी हमें आवश्यकता है। वो क्यों है, देखो, पहला, मानव जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए। यदि हम संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा करेंगे तो मानव जीवन की क्या बची रहेगी बच्चों, क्वालिटी अच्छी रहेगी, यानी कि गुणवत्ता सही रहेगी। न्याय संगत वितरण से सभी लोगों की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और जीवन स्तर में क्या होता है, सुधार होता है। यानी कि सभी लोगों को अगर संसाधनों पर बराबर का अधिकार मिलेगा तो उनके जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। सामाजिक एवं आर्थिक असमानता को कम करने के लिए यदि संसाधन कुछ ही लोगों तक सीमित रहे तो समाज अमीर और गरीब वर्गों में बढ़ जाता है। यानी कि आज अगर हम इस चीज को नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में, जो तो अभी हो चुका वैसे तो, कि अमीर और गरीब 2 वर्गों में बढ़ चुका अपना देश, जिसे संसाधन संपन्न तो अमीर कहला रहे और संसाधनहीन क्या कहला रहे बच्चों, गरीब। विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों की कमी के कारण देशों के बीच संघर्ष और युद्ध की संभावना बढ़ जाती है।
पर्यावरण संतुलन एवं पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए अविवेकपूर्ण दोहन से संसाधनों का ह्रास और पर्यावरणीय संकट उत्पन्न होता है। यानी कि आने वाले समय में अगर हमें पृथ्वी को बचाना है तो संसाधनों का सही से इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि सबको बराबर अधिकार मिल सके और आने वाले समय में कोई युद्ध वगैरह ना हो। अगर आपने देखा होगा तो अभी अमेरिका और ईरान का युद्ध क्यों चल रहा था, वो कारण भी यही है, संसाधनों के लिए। ठीक है, अब इसको नोट कर लें। अब आगे देखते हैं, जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन बनेंगे वो इस स्लाइड से ज्यादा बनेंगे। देखते हैं कैसे। हमने जो चीज पढ़ी थी उसका निष्कर्ष क्या था? यदि संसाधनों का दोहन इसी प्रकार जारी रहा तो मानव अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अतः संसाधनों का योजनाबद्ध यानी प्लानिंग करके न्याय संगत यानी कि न्याय के साथ बंटवारा और सतत उपयोग ही एकमात्र समाधान है। यदि हमें संसाधनों का बचाव करना है तो पहला क्या है, उसकी योजना बनाकर संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा, दूसरा उसका न्याय संगत बंटवारा और तीसरा सतत उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ आने वाली भविष्य की पीढ़ी का भी ध्यान रखना होगा। अब हम पढ़ेंगे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992। ये क्या था? कहते हैं बच्चों 3 जून 1992 में 100 से भी अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्र हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों यानी कि फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पर सहमति जताई गई और 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एक एजेंडा बनाया था। उसका नाम क्या? एजेंडा 21 को स्वीकृति मिली। यानी कि 3 जून 1992 को 100 से भी ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष देशों के नेताओं ने मिलकर ब्राजील के एक शहर था रियो डी जेनेरो, वहां पर सम्मेलन किया। मुख्य कारण क्या था? पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास। इसका मेन कारण यह था कि आने वाले समय में हमें पर्यावरण को बचाना है और देश में यानी जो भी देश है उनके संसाधनों का सही बंटवारा करना है। इसके लिए उन्होंने एक एजेंडा तैयार किया था। वो कौन सा था? एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 होता क्या वो देखते हैं। ये एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCD के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। ये एक कार्य सूची है, यानी एक तरीके क्या है बच्चों, लिस्ट है, जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी, रोगों से निपटाना। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना एजेंडा 21 तैयार करे। यानी एजेंडा 21 क्या था? 3 जून 1992 को 100 से भी ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। उसका नाम उन्होंने क्या रखा? एजेंडा 21। एक तरह की लिस्ट थी जिसमें आने वाले समय में आप किस प्रकार पर्यावरण को बचा पाएंगे और अपने क्या क्या लक्ष्य रखे। तो उन्होंने किसके लिए? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करने के लिए। और आपको एक परिभाषा याद रखनी पड़ेगी, ये UNCD की। इसके जो MCQ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी चैनल पे मैं डाल दूंगा, उसको भी आप देख सकते हो। अब आगे देखो संसाधन नियोजन क्या कहलाता है। बच्चों ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के अंदर, और उसमें से अपन इसके कुल कितने पार्ट बनेंगे? सिर्फ 3 पार्ट। इस चैप्टर के कुल 3 पार्ट बनेंगे, जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। और सितंबर महीने में इसकी एक सीरीज शुरू होगी जिसमें इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और पेपर में कैसे लिखना है बोर्ड के एग्जाम में, ये सब आपको बताया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।